हेलो एवरीबॉडी, क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपने अपना 6th चैप्टर जिसका नाम है परिक्षेपण के माप स्टार्ट कर दिया था और उसके अंदर अपन ने देखा था कि केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है। यदि हमें सांख्यिकी विधि के द्वारा किसी समस्या का समाधान करना है तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मीन, मोड और मीडियन के अलावा हमें कुछ अन्य माप भी हैं जिसकी जानकारी होना आवश्यक है। और उसी के अंदर अपन ने पढ़ा था परिक्षेपण के माप, जिसको कहते हैं अपन अपकिरण के माप। तो अपकिरण के माप के अंदर अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर विस्तार को देख लिया था। विस्तार मीन्स रेंज। रेंज का मतलब होता है किसी समंक श्रेणी का जो सबसे अधिकतम मूल्य और सबसे न्यूनतम मूल्य के अंतर को ही अपन विस्तार या रेंज कहते हैं। तो किसी व्यक्तिगत श्रेणी में, किसी खंडित श्रेणी में या किसी अखंडित श्रेणी के अंदर रेंज कैसे निकालते हैं, ये अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। और साथ में अपन ने देखा था कोफिशिएंट ऑफ रेंज अर्थात विस्तार गुणांक। तो विस्तार गुणांक निकालने के लिए रेंज में h+l का भाग दे दो, या ये कह लो कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट या लोएस्ट वैल्यू, यानी सबसे अधिक वैल्यू का और सबसे कम वैल्यू के अंतर के अंदर हम सबसे अधिक वैल्यू और सबसे कम वैल्यू के योग का भाग दे देते हैं। तो अपन को प्राप्त हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जिसको कहते हैं विस्तार गुणांक। ये सब कुछ अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया है। आज अपन अपना परिक्षेपण के माप के अंदर सेकेंड अपना जो मूल्य पढ़ेंगे, एक जैसे अपन ने देख लिया था विस्तार, तो आज अपन देखेंगे चतुर्थक विचलन। इसके अलावा अपना माध्य विचलन और मानक विचलन भी है, जिसका अध्ययन अपन अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो बच्चों, चतुर्थक विचलन क्या होता है? चतुर्थक विचलन बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि हमने जब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप देखे थे 5th लेसन के अंदर, उसके अंदर अपन ने देखा था मध्यिका अर्थात मीडियन। तो आपको याद होगा कि मीडियन क्या होता है। मीडियन का अर्थ होता है ऐसा मूल्य जो किसी समंक श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता हो, उसे अपन मीडियन कहते हैं। और मीडियन या मध्यिका होता है वो एक स्थिति माध्य है। और यदि किसी समंक श्रेणी का यदि अपन को मीडियन अर्थात मध्य का निकालना होता है तो उसके लिए अपन उसको पहले आरोही या अवरोही क्रम में जमाते हैं। तो क्योंकि आपको मध्य का निकालने आता है तो आपके लिए चतुर्थक विचलन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। चतुर्थक विचलन, जिसको क्वार्टाइल डेविएशन या QD भी कहते हैं, निकालने का फॉर्मूला है Q3 - Q1/2 और ये मध्यिका पर आधारित है। Q3 तृतीयक विचलन माइनस प्रथम विचलन, दोनों के अंतर का यदि औसत अर्थात माध्य निकाल देते हैं तो वो आता है क्वार्टाइल डेविएशन अर्थात चतुर्थक विचलन। यह श्रेणी को 4 बराबर भागों में बांटता है। जहाँ मध्यिका श्रेणी को 2 भागों में बांटती थी, तो जो चतुर्थक विचलन का जो मान होता है वो किसी भी समंक माला को, किसी भी समंक श्रेणी को 4 बराबर भागों में बांटेगा। अब इसके साथ अपन एक चीज़ और देखेंगे आज की वीडियो के अंदर, चतुर्थक विचलन गुणांक अर्थात कोफिशिएंट ऑफ QD। इसका भी वही फॉर्मूला है Q3 - Q1/Q3 + Q2। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता देना चाहूँगी कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो चतुर्थक विचलन आता है Q3 - Q1/2 डिवाइडेड Q3 + Q1/2। अब जब अपन डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो चीज़ें उल्टी हो जाती है। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 2/Q3 + Q1। 2 से 2 कट गया तो फाइनली बचता है अपना Q3 - Q1/Q3 + Q1। तो ये होता है चतुर्थक विचलन गुणांक। तो आज अपन दोनों चीज़ देखेंगे। किसी भी समंक श्रेणी, चाहे वो व्यक्तिगत श्रेणी हो, चाहे खंडित श्रेणी हो, चाहे अखंडित श्रेणी हो, तीनों ही श्रेणियों के अंदर अपन चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक निकालने का अभ्यास करेंगे। पहले मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है जो कि व्यक्तिगत श्रेणी का है। एक व्यक्तिगत श्रेणी है 25, 15, 23, 25, 23, 25, 20 इसके मान है। अब मैंने आपको बताया था कि चतुर्थक विचलन निकालने के लिए हमें श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना होगा। तो मैंने यहाँ पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया है। सबसे छोटे वैल्यू 15, 20, 23 दो बार लिख दिया और 25 3 बार है तो 3 बार लिख दिया और इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। अब अपना फॉर्मूला क्या है इसका? Q3 - Q1/2 चतुर्थक विचलन निकालना है। अब Q3 और Q1 कैसे निकालेंगे? तो जिस प्रकार अपन मध्यिका के अंदर निकालते हैं उसी प्रकार Q1 =
साइज ऑफ n+1/4 टर्म और Q3 3n+1/4 टर्म, दोनों की वैल्यू निकाल देंगे, दोनों का माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले अपन Q1 निकालेंगे। तो आप देख लीजिए इसमें n क्या है, तो क्योंकि 7 पद है तो 7 लिख दिया, 7 + 1/4 8/4, तो सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या आ गई है, सेकेंड टर्म की वैल्यू आ गई 20। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 की वैल्यू अपन लिख देंगे 20। सेकेंड टर्म आ गया अपना Q1 और Q1 की वैल्यू आ गई 20। इसी प्रकार Q3 निकालेंगे तो 3n+1/4, n अपना क्या है वही 7 + 1 8, 8 3 = 24, 24/4 इज इक्वल टू 6। तो अपना जो 6th टर्म क्या आ गया 25। तो Q3 आ गया अपना 25। तो आप QD निकाल दीजिए। Q3 तो है अपना 25 और Q1 है अपना 20, तो 25 - 20/2, तो ये आ गया 5/2, तो 2 2 = 4 और 4 में से क्या तो 2 5 = 10, तो 2.5 क्या आ गया अपना इसका QD, चतुर्थक विचलन आ गया 2.5। अपन को यदि कोफिशिएंट ऑफ QD निकालना है तो Q3 - Q1 करो, तो Q3 - Q1 तो अपना 5 है और Q3 + Q1 25 और 20 45, तो 5 में 45 का भाग लगा दो, तो ये आपका आ जाएगा 45 50, तो 1 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा अपना QD यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये हो गया एक व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर चतुर्थक विचलन निकालने की विधि। चतुर्थक विचलन अर्थात वह मान जो किसी समंक श्रेणी को 4 बराबर भागों में बांटता है उसे चतुर्थक विचलन कहते हैं। इसको QD से लिखते हैं। QD निकालने का फॉर्मूला है Q3 - Q1/2। Q3 ये जो होता है वो श्रेणी का तीसरा भाग होता है और Q1 ये प्रथम भाग होता है। जहाँ 4 भाग की अपन बात कर रहे हैं तो प्रथम भाग Q1, दूसरा भाग Q2, तीसरा Q3 और लास्ट भाग Q4। और अपन QD निकाल रहे हैं तो Q3 - Q1/2 अर्थात तृतीयक चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक यानी तृतीयक विचलन और प्रथम विचलन के जो औसत होता है उसी को अपन चतुर्थक विचलन कहते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि किस प्रकार अपन Q1 निकालेंगे, Q3 निकालेंगे, दोनों का अंतर करके 2 का भाग लगा देंगे। और यदि अपन को कोफिशिएंट ऑफ QD निकालना है तो अभी Q3 - Q1 अपन Q3 + Q1 के द्वारा भी अपन कोफिशिएंट ऑफ QD अर्थात चतुर्थक विचलन गुणांक अपन निकाल लेंगे। अब बच्चों ये तो उस वक्त कंडीशन थी जब व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर जो मूल्यों का जो योग था वो कैसा था, विषम था। तो विषम में एक जोड़ा तो योग आ गया सम, तो हमारा उत्तर बिना पॉइंट में आया, मतलब पूर्णांक में आया, तो इजी हो गया। लेकिन कल्पना कीजिए कि हमारी जो श्रेणी है वो ऑलरेडी सम है, उसकी सम संख्या है, और यदि सम संख्या के अंदर अपन एक जोड़ेंगे तो योग क्या हो जाएगा, विषम। अर्थात जब योग विषम है ऐसे के अंदर अपन चतुर्थक विचलन अर्थात QD कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर ये 8 पद है तो 8 में 1 जोड़ के तो 9 हो जाएगा, और 9 के अंदर यदि अपन 4 का भाग लगाते हैं तो पॉइंट में उत्तर आता है। अब जब साइज जो अपना पद है वो पॉइंट में आया है, ऐसे के अंदर अपन को कैसे करना है ये अपन इस एग्जाम्पल से देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक डमी एग्जाम्पल लिया है, मैंने इसको पहले से ही आरोही क्रम अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया है। 15, 18, 20, 24, 27, 28, 30 और 47 कुल 8 पद है। वही Q1 और Q3 फाइंड करेंगे। Q1 के लिए n+1/4 TH टर्म, n अपना 8 है, 8 में +1 किया 4, 8 + 1 9, 9/4 2.25 टर्म। अब 2.25 टर्म कैसे फाइंड करें, क्योंकि यदि 2.50 होती तो फिर भी पता चलता कि 2 के बीच की दूसरी और तीसरी टर्म के बीच की। अब 2.25 है तो अपन क्या करेंगे, सेकेंड, और ये तो फाइनल है कि 2 से अधिक है और 3 से कम है, तो जो हमारा जो आंसर आएगा वो Q1 है वो 18 और 20 के बीच में आएगा। बट अपन कैसे निकालेंगे इसको, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि पहले तो जैसे 2.25 है तो पहले तो सेकेंड टर्म की वैल्यू लिख दीजिए। सेकेंड टर्म की वैल्यू आ गई अपनी 18, सेकेंड टर्म की 18 प्लस सेकेंड और थर्ड टर्म का माइनस डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 20 में से 18 गए तो 2 और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.25 में। तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई 0.25 में किया, 0.50 आ गया, तो अपना Q1 आ गया 18.50। इसी प्रकार यदि मुझे Q3 निकालना है तो Q3 के लिए भी 3n + 1/4,
तो n है अपना 8, 8 + 1 9, 9 3 = 27, 27/4 डिवाइड करने पर आ गया 6.75। इट मीन्स सिक्स्थ टर्म और सेवन्थ टर्म के बीच का वैल्यू, सिक्स्थ टर्म की वैल्यू है 28 और सेवन्थ टर्म की वैल्यू है 30। तो पहले तो अपन ने सिक्स टर्म की वैल्यू ली थी, फिर सेवन्थ और एट्थ टर्म की वैल्यू का अंतर निकाल दिया अपन ने। तो ये आ गया क्योंकि अपना 75 था, तो दोनों का अंतर आ गया अपना तीसरे और चौथे का 6.7। तो सिक्स और सेवन्थ का डिफरेंस निकालो, 6 और 30 में से 28 गए तो 2 डिफरेंस आएगा। यहाँ पर ये गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा सेवन्थ टर्म माइनस सिक्स टर्म। तो सिक्स और सेवन्थ का जो अपना डिफरेंस आ गया वो आता है 2। तो 2 में 0.75 का मल्टीप्लाई किया तो 1.50 आ गया, और 28 में 1.50 जोड़ दिया तो 29.50 आंसर आ गया। अब अपना ये आ गया Q3, ये आ गया Q1 में Q3 में से Q1 को माइनस किया तो जो आंसर आया उसको 2 से डिवाइड किया तो 5.5 अपना क्या आ गया, QD यानी चतुर्थक विचलन आ गया। इसी प्रकार यदि अपन को कोफिशिएंट निकालना है तो दोनों के डिफरेंस में दोनों के सम का भाग दे दीजिए तो आपका कोफिशिएंट ऑफ QD आ जाएगा। तो यहाँ पर भी इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है। यदि योग विषम आता है तो आप पहले उसका n+1/4 कर लीजिए। यदि अपना 2.25 आ रहा है, इसका मतलब सेकेंड टर्म के ऊपर जो है उसकी वैल्यू लिख दो। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू आ गई 18, फिर अपन को 0.25 निकालना है तो सेकेंड के जस्ट बाद तीसरा है तो तीसरे और दूसरे टर्म का डिफरेंस निकाल दो। 20 में से 18 गए 2, और 2 का मल्टीप्लाई इस पॉइंट वाले से कर दो। 2 का मल्टीप्लाई पॉइंट वाले से किया, जो आंसर आया उसको सेकेंड टर्म में प्लस कर दो तो आपका Q1 आ जाएगा। इसी प्रकार Q3 के लिए भी यही था, क्योंकि अपना आंसर आया था 6.75। तो पहले तो 6 टर्म की वैल्यू लिख दी 28, फिर 6 और 7 टर्म का डिफरेंस निकाला, 30 में से 28 गए 2 का मल्टीप्लाई 0.75 से किया, जो आंसर आया उसको 28 में प्लस किया तो ये Q3 की वैल्यू आ गई। फिर वही फॉर्मूला अपना QD निकालने का, Q3 - Q1/2, और यदि इसका कोफिशिएंट निकालना है तो Q3 - Q1/Q3 + Q1। तो बच्चों, जो कि सिक्स्थ चैप्टर है परिक्षेपण के माप, जिसको अपन अपकिरण के माप कहते हैं, फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने रेंज अर्थात विस्तार पढ़ लिया और विस्तार गुणांक देख लिया। आज अपन ने देखा चतुर्थक विचलन किसको कहते हैं, और चतुर्थक और व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर अपन ने चतुर्थक विचलन निकालना देख लिया है, और साथ में ये भी देखा कि यदि योग विषम आता है उस वक्त अपन फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि यदि इससे अधिक के अंदर अपन और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से आपको मैंने सब कुछ समझाया है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इतना टफ नहीं है। 1 से 2 बार मेरी वीडियो देखिए, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर अपना चतुर्थक विचलन हो गया है। अगली वीडियो के अंदर अपन खंडित और अखंडित श्रेणी के अंदर चतुर्थक विचलन निकालने की विधि देखेंगे। तो अगली वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।